सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज एक बार फिर आप सभी को ले चलते हैं महाकवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता के उस अवशिष्ट अंश की ओर, जिसकी पूर्व अंश की कविता की प्रारंभिक पंक्तियों की व्याख्या, उसमें निहित जो भाव था उस भाव को आप तक संप्रेषित करने का एक प्रयास मेरे द्वारा किया गया था। आज हम उसी कविता के अवशिष्ट अंश की ओर आपको ले चलेंगे और कवि चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित इन पंक्तियों में जो अवशिष्ट और अग्रिमांश की जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के माध्यम से आखिर कवि हम सभी को और कोकिल के माध्यम से आखिर क्या संदेश देना चाहता है, उस तात्पर्यार्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है कोकिल बोलो तो, इस कविता का अवशिष्ट अंश। इससे पूर्व का अंश आप शायद समझ गए होंगे और जरूर आपने इसको समझने का प्रयास किया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अग्रिम अंश की जो पंक्तियां हैं वह कुछ इस प्रकार हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो देखिए प्यारे बच्चों, जिस तरह से कवि स्वयं कैद खाने के अंदर अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिए जाने वाली जो यातनाएं हैं, जो अत्याचार है, जो वहां पर अन्याय क्या एक पूरा साम्राज्य है, उस अन्याय को सहन करते हुए जिस तरह से वह काफी आहत है, तो अपनी वेदना और अपने कष्ट को वह आकाश मंडल में उड़ती हुई वहां पर जो कूक रही है ऐसी कोयल को संबोधित करते हुए, पुनः उससे संवाद स्थापित करते हुए अपनी बात को कुछ इस प्रकार कहता है कि काली तू रजनी भी काली। अब देखिए कवि चतुर्वेदी जी का शब्दों का एक बंधन देखिए। कविता में इस तरह के साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग हुआ है। काली शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं, बार बार काली शब्द की जो आवृत्ति है वह कविता को और भी ज्यादा अलंकृत करती है और कविता के सौंदर्य में और भी ज्यादा उसको सौंदर्य को द्विगुणित करती है। काली शब्द से ही बार बार काली शब्द की आवृत्ति से कवि ने एक तरह से अंग्रेजी सरकार के जो काले कारनामे थे उनको एक तरह से उजागर करने का प्रयास कवि चतुर्वेदी जी के द्वारा किया गया है। प्यारे बच्चों, यहाँ कविता के अंदर काली तू रजनी भी काली और इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक तुलनात्मक अध्ययन अपने और स्वयं कोकिला के बीच किया है और यह भी एक दृश्य दिखाने का प्रयास किया है कि पराधीन और स्वाधीन में कितना ज्यादा अंतर होता है, और साथ ही यह भी एक कोशिश की है कि अंग्रेज सरकार किस तरह से जेल में सजा याफ्ता कैदियों के बीच कैसा अन्याय करती थी। वहां का जो एक सजीव चित्रांकन है, वहां की जो दुर्वस्था थी, वहां का जो एक अन्यायपूर्ण वातावरण था, उसको जागृत करने में, उसको जीवंत करने में एक तरह से कवि सफल हुआ है। और इन पंक्तियों के माध्यम से क्या वह कहता है आप देखिएगा। तो देखिए, काली तू रजनी भी काली, कवि कोयल से स्पर्धात्मक भाव रखते हुए, उससे स्पर्धा करते हुए बताता है कि तू भी काली और मैं भी काला। किस तरह से वो बताता है आगे देखिए, काली तू रजनी भी काली। यहाँ कालीमामयी जो वातावरण है वह किस किस अर्थ में कैसे कैसे लिया गया है आप इसको देखेंगे और आप देखेंगे कि कौवर्ण की आवृत्ति तो है ही, साथ ही काली शब्द से यमक अलंकार की भी ध्वनि यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देगी। काली शब्द यहाँ एक तो काला रंग है, दूसरा काली शब्द भयंकरता का भी द्योतक है और काली शब्द अपने आप में अन्याय का भी द्योतक है। तो तीन तीन अर्थ इसके आप निकलते हुए आपको विभिन्न शब्दों के साथ जो विशेषण लगा हुआ है उससे आप स्पष्ट समझेंगे। तो देखिए, काली तू, सर्वप्रथम कवि कहता है कि तू भी काली, तेरा रूप रंग भी काला है, रजनी भी काली। और ये
इस समय जो रात है, जिस रात्रि में तू यहाँ कूकने या चली आई, यह रात्रि भी इस समय रजनी, रात को कहा जाता है, तो रजनी भी काली है, शासन की करनी भी काली। और ऊपर से यह जो शासन, ये जो ब्रिटिश शासन की करतूतें हैं, ये ब्रिटिश शासन के जो कृत्य हैं वह भी काले हैं। काले अर्थात यहाँ पर काली शब्द का अर्थ अन्यायपूर्ण, यह आप लगा सकते हैं। तो अन्यायपूर्ण शासन अंग्रेजी सरकार का यहाँ पर चल रहा है, जहाँ जो भी वह कार्य कर रही है उसमें न्याय का कहीं कदाचित ईसत मात्र, लेस मात्र भी समावेश नहीं है। अन्यायपूर्ण सारी कार्य संस्कृति उनकी व्यवहार में वहां पर दिखती है जेल खाने के अंदर। और शासन की करनी भी काली, ये बात कही। और आगे कवि कहता है काली लहर कल्पना काली। जितनी भी भावनाओं का एक उद्वेग, जो भी लहरें तरंगायित हो रही हैं हृदय स्थल में, उन लहरें, उन लहर जो उठ रही है, तरंगें जो उठ रही हैं, एक तरह से भावावेग जो आ रहा है, वह भी काला है। उसमें भी एक भयंकरता है। सोच जो मन मस्तिष्क में चल रही है, जो लहरें उठ रही हैं, जो कल्पनाएं जागृत हो रही हैं, वह भी काली, कल्पनाएं काली। जो भी एक कल्पनाओं का ज्वार, कल्पनाओं का जो समुद्वेग है, वह भी काला है, वह भी अन्यायपूर्ण, वह भी एक तरह से भयंकरता, या कहिए कि एक बहुत डरावना। क्योंकि इस तरह का जो माहौल, जो वातावरण कवि के समक्ष अंग्रेजी हुकूमत ने पेश किया है, तो जितनी भी भावावेग हैं, जो भी कल्पनाएं का ज्वार कवि के मन मस्तिष्क में जागृत हो रहा है, वह भी एक तरह से भयंकर है, भयंकरता का द्योतक है। आगे कवि कहता है कि मेरी काल कोठरी काली। आगे कवि बताता है कि तू तो काली है ही, तेरा स्वरूप काला है, लेकिन मेरी काल कोठरी भी काली। स्पर्धा करते हुए कवि कोयल से कहता है कि मेरी जो काल कोठरी है, जो काल की कोठरी है, जहां रहना एक तरह से मृत्यु को न्योता देना ही है और एक तरह से मौत के मुंह में जाना ही है, इसलिए उसको काल कोठरी कहा जाता है। काल मृत्यु का पर्याय है। तो देखिए, मेरी काल कोठरी काली, जहां मैं निवास कर रहा हूं वह काल कोठरी भी काले वर्ण की है, जिसकी चारों तरफ दीवारें कालीमामय है। प्रकाश का तनिक भी संस्पर्श वहां पर नहीं है। एक छोटा सा एक रोशनदान, एक छोटी सी खिड़की प्रकाश के लिए वहां पर होती थी, जहां से लेस मात्र प्रकाश की एक किरण सी दिखती थी। बाकी वहां अंधेरे का पूरा साम्राज्य रहा करता था। अंग्रेजों की ये हैवानियत थी एक तरह से, जहां पर एक सामान्य इस तरह से भारतवासियों के साथ इस तरह का बहुत बड़ा अन्यायपूर्ण जुल्म किया गया, उनको काल कोठरी में रखा गया। यह भी एक दुरावस्था कहिए, यह भी एक तरह से जो अन्यायपूर्ण कृत्य है, उसको भी एक कवि ने इसके माध्यम से दिखाया। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली। अंग्रेजों ने जहां जिस कैद खाने में मुझे रखा है, जिस जो टोपी और जो परिधान मुझे दिए गए हैं, वो कैसी चीज, देखिए, टोपी काली। मैं जिस टोपी को वहन किया हुआ हूँ, जो टोपी धारण किया हूँ, वो भी काली है। कमली काली, जो कंबल मुझे मिला हुआ है कैद खाने में बिछोने के लिए, वह कंबल भी मेरा काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, जिस लौह श्रृंखला से, जिस लोहे की जंजीरों से मेरा बंधन है इस जेल खाने के अंदर, जिसे मुझे बांधा गया है, वह भी काली है। और पहरे की हुंकृति की ब्याली। इसके बाद पहरे की जो हुंकृति है, जिन पहरेदारों के संरक्षण में हमें रखा गया है जेल खाने के अंदर, वो पहरेदारों की हुंकार, उनकी हुंकृति, वह भी किस रूप में सामने आ रही है। कभी बताता है कि पहरे की हुंकृति की ब्याली। ब्याली वस्तुतः सर्पिणी को कहा जाता है। तो जैसे सर्पिणी हुंकार करती है, हुंकार भरती है, तो उसकी हुंकार के समान डरावनी, ये काली शब्द को आप समझ लीजिएगा, काफी डर पैदा कर देने वाली भयंकर ऐसी पहरेदार की हुंकृति हमें मालूम पड़ती है। पहरेदार जब हुंकार भरते हैं, हमको देख कर करके जब डांट डपट करके जो स्वर उनका हमारे प्रति निकलता है, उसकी हुंकार हमें ऐसे मालूम पड़ती है जैसे कोई सर्पिणी हुंकार रही हो। और देखिए, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली। उसके बावजूद, इन सबके अन्याय के बावजूद भी, इतना हमारे कर्मरत रहते हुए, इतना हमारे ऊपर जुल्मों सितम ढाते हुए अंग्रेजी सरकार को चैन नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर अंग्रेजी सरकार की क्या पड़ती है, गालियां। तिस पर है गाली। तिस पर का जो संयोजन देखिए, शब्द का जो एक गढ़ना है, वो कवि ने एक विशेष रूप में यह शब्द गढ़ा हुआ है। तिस पर, जैसे जिस पर हम कहते हैं, और जिसको जिस तरह से उस शब्द का प्रयोग हम वर्तमान में करते हैं, लेकिन तिस पर अर्थात उस पर, अर्थात किस तरह से कवि ने एक शब्द गढ़ा है, आप देख सकते हैं। बड़ी सुंदर रचना यहाँ पर इसके काव्य कृति में ये सौंदर्य को बढ़ा रही है। तो तिस पर है गाली। इतना कष्ट सहने के बावजूद, इतनी यातनाओं के बावजूद भी अंग्रेजी हुकूमत को चैन नहीं है। वह हमारे ऊपर इतना जुल्म और ढाना चाहती है, इस जुल्म के साथ ही साथ हमारे ऊपर वह गाली देते रहते। तिस पर है गाली ए आली,
इस ऐसे गाली करते हुए ऐसे पूरे माहौल में अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो हमारे ऊपर गाली पड़ती है, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण के बीच, ए आली है मेरी सखी कोयल, इस काले संकट सागर में, ये जो काला संकट साम्राज्य व्याप्त है, इस देखिए काला संकट सागर, संकट रूपी सागर, रूपक अलंकार का कवि ने आश्रय किया है और कहा कि इस काले संकट सागर में जहां सब कुछ काला है, तू भी काली, मेरी लौह श्रृंखला काली और मेरी काल कोठरी काली, रजनी भी काली, सब कुछ काला है, ऐसे कालिमामय वातावरण के बीच जो ये काला संकट सागर, ये संकट रूपी, ये कष्ट रूपी जो सागर है, जिस तरह से सागर अथाह होता है, अनंत होता है, वैसे ही यहाँ भी सदृशता है। देखिए उपमान और उपमेय में सादृश्य मूलक रूपक अलंकार भी होता है। तो देखिए यहाँ सदृशता क्या है, सादृश्य क्या है कि जिस तरह से संकट, जिस तरह से सागर जो है अथाह है, अनंत है, गंभीर है, ऐसे ही यहाँ पर संकटों का भी जो बोलबाला है, जो कष्ट और यातनाएं हैं, वह भी अथाह हैं, वह भी अनंत हैं, उनका भी कोई पार नहीं है, वह भी गंभीर से गंभीर संकटों का सामना हमको करना पड़ रहा है। इसलिए कवि ने एक सुंदर शब्द का चयन किया, कहा कि इस संकट सागर में जहां सब कुछ कालिमामय है, जहां न्याय की कोई किरण, न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, ऐसे अन्यायपूर्ण वातावरण के बीच इस काले संकट सागर में, इस कालिमामय, जहां काला अर्थात भयंकर अर्थ का द्योतक संकट सागर, तो इस संकट, भयंकर संकट सागर में, इस कष्ट रूपी सागर के बीच, हे मेरी सखी कोयल बता, मरने को क्यों मदमाती, क्यों उन्मत्त होकर के क्यों मरने चली आई। चलिए मैं तो ठीक हूं, कैद में, बंधन के श्रृंखलाओं में बधा हुआ हूं, कैद खाने में हूं, मेरा तो घुट घुट के मरना जायज भी है, लेकिन तू आखिर स्वतंत्र है, तू तो जहां चाहे वहां जा सकती है, तुझे कोई किसी तरह की कोई बंधन तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम स्वतंत्र हो, आजाद हो, तो क्यों आखिर इस संकट सागर में आकर कर करके क्यों मरने की ठान कर करके तुम यहाँ चली आई, और अपने उन्मत्त होकर करके क्यों मरने को मदमाती, ये काले संकट सागर के ऊपर आकर कर करके दुखों का जो पहाड़ जो यहाँ दिख रहा है, ऐसे में स्वयं चल के आकर कर करके क्यों तू बंधन में स्वयं बंधना चाह रही है, आखिर क्यों इस तरह से मरने को मदमाती, मदमत्त होकर के, उन्मत्त होकर के, एक तरह से पागल होकर करके क्यों मरने को चली आई मेरी सखी कोयल। जाओ कोकिल बोलो तो, बताओ तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, इस कालिमामय वातावरण में अपने चमकीले गीतों को। देखिए कवि ने कोयल की कूक को चमकीले गीत का एक विशेषण दिया। वास्तव में कवि ने यह विशेषण साभिप्राय प्रयुक्त किया है। वस्तुतः हम देखते हैं कि जब भी हम निराशा, हताशा या कहिए कि कष्टों में या संकटों का सामना कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, कहीं से यदि हमको कोयल की कूक सुनाई देती है, उसकी माधुर्य उसके स्वर में अगर हमको सुनाई देता है, तो वो मधुरता का स्वर हमारे अंदर आशा और उम्मीद की किरणें जागृत कर देता है, हमारे अंदर एक नई आशा का संचार करता है, हमें एक नई जीवनदायिनी शक्ति देने का कार्य करता है। इसलिए कवि ने कोयल के गीतों को, कोयल की कूक को, उसके मधुर स्वर को चमकीले गीत से स्पष्ट किया है और कहा कि अपने चमकीले गीतों को, अपने इन चमक भरे गीतों, जो आभामय गीत हैं, जिनमें एक चमक है, जिनमें एक दीप्ति है, जो हम सभी को एक नई ऊर्जा से भर देती है अपने स्वर के माध्यम से, जो कोकिल, हे कोकिल बताओ, अपने इन चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, इस काले संकट सागर के बीच अपने इन चमकीले गीतों को, आभामय गीतों को, जो हमेशा हमको एक नई ऊर्जा और हमें एक नई आशा और उम्मीद की किरण से जागृत कर देते हैं, हम सभी को, हम आशा का एक नया संसार हमको देते हैं। तो ऐसे चमकीले गीतों को इस काले संकट सागर में क्यों कर हो तैराती, इस संकट सागर में क्यों तैरा रही हो, क्यों यहाँ इस तरह से अपने मधुर वाचन को व्यर्थ, अपने स्वरों को व्यर्थ कर रही हो, यहाँ कोई तुम्हारे इस मधुर आवाज को सुनने वाला नहीं। इस कालिमामय वातावरण में जहाँ अन्याय का, जहाँ अत्याचार का और यातनाओं का, संघर्षों का, कष्टों का पूरा साम्राज्य बिखरा पड़ा हुआ है, ऐसे संकट सागर के बीच तुम्हारी इन कोमल आवाज को, तुम्हारे इन मधुर गीतों को, आशा और उत्साह का संचार कर देने वाले इन चमकीलों गीतों को क्यों कर तैरा रही हो मेरी सखी कोयल। बोलो तो, बताओ तो, आखिर क्या संदेश देना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो। इन चमकीले गीतों के माध्यम से कवि ने एक तरह से यह भी एक भाव द्योतित किया है कि जिस तरह से कष्टों का और काफी ज्यादा यातनाओं का और अंग्रेजी अत्याचार का सामना कवि स्वयं जेल खाने के अंदर कर रहा है, उस संघर्ष के बावजूद भी
वह अपनी कृति के माध्यम से, अपने चमकीले गीतों के माध्यम से सारे भारतीय समाज को उद्वेलित करने का, सारे भारतीय समाज को जागृत करने का भी एक प्रयास कर रहा है। ये एक भाव भी यहाँ पर आप निहित है, यह समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से कवि ने बहुत ही उत्तम भाव को इन कविता की इन पंक्तियों में पिरोया है। आप इसे यहाँ तक के भाव को समझें। पुनः आपके समक्ष अग्रिम पंक्तियों को लेकर के सद्यः उपस्थित होता हूँ। तब तक इसे आप समझें। धन्यवाद।